आज इंडिया में लगभग हर कोई राघव की रील देखकर ही बोल रहा होगा कि ये बंदा 100% राइट है। जैसे ही राघव चड्ढा ने एक्स पर वीडियो अपलोड किया, उसके ठीक 4 घंटे बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या ये मुद्दे राज्यसभा में नहीं उठाने चाहिए, यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि राज्यसभा में उठने चाहिए, लेकिन आपने अगर इस मुद्दे पर ध्यान दिया हो तो कहानी कुछ और ही लगती है। आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। डिटेल फुटेज नहीं दिखाई जा रही थी और कारण क्या बताया गया था? आप ये तो जानते होंगे कि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के सेक्रेटरी को ऑफिशियल लेटर भेजकर ये बात बताई थी और इसके बाद राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को जवाब देते हुए एक्स पर एक वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन कोई नेता अगर सोशल मीडिया में वायरल होने लगे तो उसकी पार्टी भला उसके साथ ऐसा क्यों करेगी? क्या आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा पसंद नहीं है? तो कोई पार्टी ऐसे ही तो अपने नेता पर सवाल नहीं उठाएगी, जिसके पीछे भी कोई रीजन हो सकता है। जैसे ही राघव चड्ढा ने एक्स पर वीडियो अपलोड किया, उसके ठीक 4 घंटे बाद अतिशी मजलेरा, जो कि दिल्ली की कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने गलत तरीके से वोट काटे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गए। उसका कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली का चुनाव चुरा लिया है और वेस्ट बंगाल में भी वो यही कर रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन यानी एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी को हटा सकते हैं, जिस पर राघव चड्ढा ने साइन करने से मना कर दिया है, ऐसा अतिशी मजलेरा का कहना है। तो सोचने वाली बात यह है कि भले ही राघव चड्ढा राज्यसभा में जो मुद्दे उठाते हैं वो ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के लिए होते हैं, पर कुछ बातों पर उसका चुप रहना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आम आदमी पार्टी की बात भी सही है, उन्होंने राघव चड्ढा को राज्यसभा में एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा था। अगर आप लोगों को ये जानना है कि एलपीजी की चोरी कैसे हो रही है तो आप लोग मेरी इस वीडियो में जाकर देख सकते हो, इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन राघव चड्ढा ने नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बाकी सारे मुद्दे पर बात की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या ये मुद्दे राज्यसभा में नहीं उठाने चाहिए, यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि राज्यसभा में उठने चाहिए, लेकिन आपने अगर इस मुद्दे पर ध्यान दिया हो तो कहानी कुछ और ही लगती है। अभी राघव चड्ढा ने जितने भी मुद्दे उठाए वो एक खास पैटर्न बताती है, उनमें से ज्यादातर मुद्दे मिडिल क्लास फैमिली को डायरेक्ट असर करती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मुद्दे ने ज्यादातर बड़ी कंपनी और सिस्टम को टारगेट किया है, ना कि बीजेपी को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बीजेपी के खिलाफ बोले, लेकिन राजनीति में ज्यादातर विपक्षी पार्टी सरकार को ही घेरती है। यहाँ पर अतिशी की बात याद आती है। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? लेकिन अगर भगवत मान की बात माने तो ये डर नहीं बल्कि राघव चड्ढा की बहुत ही सातिर राजनीति है। क्या आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ, जी हाँ दोस्तों, पंजाब के सीएम का कहना है कि राघव बीजेपी के कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, यानी राघव ने भाजपा के साथ समझौता कर लिया है, जिसके जवाब में राघव ने टकराव या गुस्से वाला बयान नहीं दिया है। और यही चीज इंटरेस्टिंग है क्योंकि राजनीति में ऐसे बयान के जवाब में कोई तीखा बयान मिलता है, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। क्या राघव ने यहाँ पर पॉलिटिक्स के दाव पर खेल खेले है कि अगर मैं चुप रहूंगा तो लोगों की नजर में हीरो बना रहूंगा? क्योंकि कब बोलने से ज्यादा मायने रखता है कि कब ना बोलने से हम फायदेमंद है। जब 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था, पार्टी के सारे कार्यकर्ता सड़क पे आ गए थे। इस पॉइंट पे राघव चड्ढा लंदन में थे और उन्होंने सिर्फ 2 ट्वीट किए। लंदन में वो अपने आंख का ऑपरेशन करने गए थे अपनी वाइफ के साथ। फिर परिणीति तो आ गई, लेकिन राघव लंदन में ही थे। अगर वो इंडिया में आते तो शायद उसे इस मैटर में आना पड़ता, और अगर आते तो उसे ईडी के खिलाफ बोलना पड़ता, और अगर ईडी के खिलाफ बोलता तो ये इनडायरेक्टली मोदी के खिलाफ होता। फिर क्या था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार जाती है। तब केजरीवाल की रोती हुई तस्वीर सामने आई थी, तब भी राघव ने एक शब्द भी नहीं बोला था। वरना अगर आपकी पार्टी के लीडर पर झूठा केस बनाकर जेल भेज दिया जाए, बाद में आम आदमी पार्टी के 2 शब्द तो होने चाहिए कि हाँ भाई बीजेपी ने ये गलत किया, पर नहीं, राघव एकदम चुप थे। आज इंडिया में लगभग हर कोई राघव की रील देखकर ही बोल रहा होगा कि ये बंदा 100% राइट है। जैसे 2014 से 15 के बीच में जो लोग मोदी की तारीफ करते थे, आज वही लोग उसे गाली दे रहे हैं। जो चीज अभी आपको सही लग रही है, हो सकता है कि 2 से 4 साल बाद वो
वो आपको गलत लगने लगे। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। रिचार्ज का मुद्दा उठाने के बाद सरकार ने TRAI को 72वां अमेंडमेंट ऑर्डर 2026 जारी किया है। सभी टेलीकॉम कंपनी जो 1 महीने के नाम पे सिर्फ 28 दिन का भी रिचार्ज देती है, उस सभी को 30 दिन की वैलिडिटी देनी पड़ेगी। अब आपको और मुझे तो सुनकर अच्छा ही लगेगा कि 2 दिन ज्यादा मिलेंगे, लेकिन कंपनी ऑलरेडी 30 दिन का प्लान देती है, लेकिन उसका प्राइस 20 रुपया ज्यादा था। फिर एयरपोर्ट पर मिलने वाले चाय और समोसे की बात करते हैं। चाय पे 100 और समोसे पे 300 से अब सीधा 10 और 20 रुपये हो गए हैं। तो 10 रुपए का चाय, पानी बोतल 10 रुपए का समोसा भी 20 रुपए का। हमारे लिए तो अच्छा ही है, लेकिन जो बिजनेसमैन वहाँ पर महंगे भाड़े से दुकान चलाते हैं उसका क्या? आज के इंटरनेट के दौर में कोई ऐसी वीडियो दिखे तो पहले अपने लेवल पर इंटरनेट से थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। किसी भी प्रोपेगेंडा और भ्रामक प्रचार वाले फोटोज और वीडियोस से बचे रहे। मैं सूरत गुजरात से एक 13 साल का स्टूडेंट हूँ और मुझसे जितना हो सकता है मैंने उतनी रिसर्च की। थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि इन पे सारी बातें सच है या फिर जो कि मैं आगे बोलने चाहने वाला हूँ वो। राघव चड्ढा का कहना है कि जो मैंने अभी आपको बताया वही बात सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। नमस्कार साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। राघव चड्ढा का कहना है कि ये सब स्क्रिप्टेड है। क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, ये सब पहले से तय होता है। देखा जाए तो बात भी सही लगती है। यूट्यूब पर राघव चड्ढा सर्च करने पर आधे से ज्यादा वीडियो में राघव चड्ढा की निंदा की जाती है। यूट्यूबर्स, न्यूज चैनल, हर कोई राघव की पॉलिटिक्स के बारे में ही बात कर रहा है। मेरा मानना तो ये है कि अगर बंदा पॉलिटिक्स कर रहा है तो किसी गलत काम के लिए तो नहीं कर रहा। किसी की या भ्रष्टाचार के नाम पे तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। उसके बोलने से आपके और मेरे जैसे आम आदमी का ही फायदा हो रहा है। यहाँ पर मुझे नायक फिल्म के अनिल कपूर की याद आ रही है। ये कोई तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। राघव ने हाल ही में आम आदमी पार्टी को जवाब देते हुए एक वीडियो अपलोड किया जिसमें 3 आरोप के बारे में बताया। आप खुद देख लीजिए। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहला, वॉकआउट के बारे में राघव की बातें सच रखती है। अगर पार्टी सच बोल रही है तो सीसीटीवी के वीडियो दिखा सकती है। और रही बात CFC यानी चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी ज्ञानेश कुमार की, इस महाशय को हटाने की याचिका पर साइन करने के लिए मुझे किसी ने कहा ही नहीं, ऐसा राघव चड्ढा का कहना है। चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी उस पर साइन करने से मना कर दिया। दूसरा सफेद झूठ, ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। बुरा मत मानिए राघव जी, लेकिन मुझे यहाँ पर आपकी थोड़ी चतुराई नजर आती है। आपको छोटे बच्चे तो नहीं कि आपको बताना पड़े। इस याचिका पर साइन करने से देश में जो इलेक्शन घोटाले हो रहे हैं उस पर नजर रखने वाले अधिकारी को इससे हटा सके और ईमानदारी से चुनाव किए जाएंगे। पूरा देश देख रहा है कि एक ही नाम से 50-50 वोट थे। सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई जा रही थी और कारण क्या बताया गया था? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? क्योंकि चुनाव में ही घोटाला हो गए तो देश क्या खाक तरक्की करेंगे? आपकी तीसरी बात से मैं ही नहीं बल्कि देश का हर एक इंसान सहमत होगा। और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं। आपने जो मुद्दे उठाए इसी वजह से आज आपके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है और यही बात मायने रखती है। अब दूसरे नेताओं की तरह पार्लियामेंट में चीखने चिल्लाने के बजाय आपको जिस काम के लिए भेजा गया था आप वही काम करते। मुझे तो लगता है कि अगर कल को अगर आप ऐसे ही लोगों के बातों को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हो तो भी देश का युवा आपका साथ जरूर देगा। लेकिन अगर आप भी बाकी नेताओं की तरह बाद में बदल जाओगे तो देश को एक नए राघव चड्ढा की तलाश रहेगी। अब राघव क्या कहते हैं तो आने वाला कल ही बताएगा। अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करिएगा। एक बात याद रखिए, राजनीति आप नहीं देख रहे हो, शायद आपको दिखाया जा रहा है। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल अभयवाड़ा को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरा एक और चैनल है अभयवाड़ा व्लॉग्स, जहाँ पर मैं छोटे मोटे व्लॉग्स बनाता हूँ। अगर आपको टाइम मिलो तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।